नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुशीला मोराळे भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के विषय में जो आज मेरा विषय मुझे दिया है, मंडल आयोग का जनता दल का निर्माण और ओबीसी आंदोलन की जो दशा और दिशा बनी है, अनेक समस्याएं जो निर्माण हुई है, उसके बारे में मुझे बोलने के लिए कहा है। मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, कोई तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है। सर्वप्रथम हमारे देश में पिछड़े वर्ग के आंदोलन के लिए जिन जिन नेताओं ने हमें इंसान बनाया, जिन्होंने ओबीसी का आंदोलन चलाया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। सर्वप्रथम चारवाक, भगवान गौतम बुद्ध, चक्रधर स्वामी, बसवेश्वर, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ, ज्योतिराव फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीमाई फुले, रामस्वामी पेरियार, संत तुकाराम, संत नामदेव, सावता महाराज, संत सेना, संत जनाबाई, संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज, संत जगनाडे महाराज, संत भगवान बाबा, संत बंकट स्वामी महाराज, संत वामन भाऊ महाराज, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीपी मंडल, वीपी सिंह, हमारे नेता शरद यादव, कांशीराम जी, लालू प्रसाद यादव, अर्जुन सिंह, महाराष्ट्र में ओबीसी का आंदोलन का परिचय देने वाले हमारे मार्गदर्शक, विधानसभा के पूर्व उपसभापति बबनराव जी ढाकणे, वसंतराव नाईक साहब, कॉमरेड गोविंद पानसरे, एन.डी. पाटिल, जनार्दन पाटिल, तैवाड़े सर, नाना पटोले जी, पंजाबराव देशमुख जी और सभी जो आंदोलन को आगे लेकर चल रहे हैं, हरि नरके, छगन भुजबळ, ज्ञानेश्वर गोबरे, विलास काळे, श्रावण देवरे, पांडुरंग ढोले, गोपीनाथराव मुंडे, अनंत कुमार पाटिल, हजारों नाम इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उस सभी महानुभावों को मैं विनम्र पूर्वक अभिवादन करती हूँ और मंडल भारत में ओबीसी का भविष्य क्या हो सकता है, इसके आगे हमारे देश में ओबीसी गत हजारों साल से बौद्धिक और मानसिक दृष्टया गुलाम बनाने का षड्यंत्र यहाँ की व्यवस्था ने किया है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देश ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। ये एक षड्यंत्र हो सकता है। इस षड्यंत्र की कल्पना भी ओबीसी को नहीं थी। जिन ओबीसी के ये षड्यंत्र समझता, वो आज मौनी बन गए हैं। नई आर्थिक नीति जो देश में लाई गई 1991 में मंडल दौर के बाद, उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कारण ओबीसी बर्बादी के कतार पे खड़ा है। प्राइवेटलाइजेशन, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन और खाजगीकरण और जागतिकीकरण, ये नई आर्थिक नीति के
फलस्वरूप सामने हमारे आए हैं। इस देश में अरबों खरबों रुपए खर्च करने वाले अडानी अंबानी हैं, लेकिन इसी देश में 27 करोड़ लोग कुपोषित जिंदगी रोजाना जीते हैं। प्राइवेटलाइजेशन के कारण ओबीसी की ज़्यादा बर्बादी हो रही है। मंडल की सिफारिशें लागू करने के पहले ही उसको साजिश के साथ नष्ट किया जा रहा है। केवल 27% आरक्षण एजुकेशन में और नौकरी में दिया गया, लेकिन बाकी सिफारिशें जो मंडल ने की थी, बीपी मंडल ने, उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ है। धर्मांध शक्तियाँ एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, बीजेएनटी में डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेज़ों का जो काम था वो आगे लेकर चल रही है और आरक्षण हमारा ख़त्म करने का काम कर रही है। ओबीसी युवाओं के हाथ में नौकरी के ऑर्डर देने के बजाय हमारे देश के धर्मांध ताकतें उसके हाथ में त्रिशूल दे रही है, उसके हाथ में भगवा गमजा गले में डाल रही है और माथे पर टीका लगाकर उसे फंसाया जा रहा है। मैं यहाँ पर ओबीसी के भविष्य के बारे में बोलना चाहूँगी कि आज आरक्षण खत्म करने की पूरी साजिश हमारे देश की केंद्र सरकार कर रही है। ये आरक्षण आज असल में थोड़ी लागू हुआ है, अनादिकाल से देशों में आरक्षण है। जैसे कि शंकराचार्य सभी ब्राह्मण जाति से, उच्च जाति से निकले हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर शंकराचार्य होना है तो उसके लिए एग्ज़ाम रखो। आरएसएस जो 1925 में स्थापित किया गया था, डॉक्टर हेगडेवार, गोलवलकर, देवरस, सभी आरएसएस के प्रमुख मुखिया जो है वो केवल ब्राह्मण वर्ग के हैं। उसमें एक भी महिला को अभी तक किसी ने संधि नहीं दी है, उनको प्रवेश भी वहाँ पर नहीं है। काशी सोमनाथ मंदिरों में भंगी चमारों को पूजा करने का आज भी अधिकार नहीं है। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश वर्ज किया गया। जिस देश का संविधान जिनके हाथ में है, उस संविधान के मालिक, उस संविधान के प्रमुख मुखिया जिनके हाथ में है, उनको भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। कूड़ा कचरा सफाई काम करने वाला काम कोई भी उच्च जाति का आदमी नहीं करता, वो काम आज तक भंगी, दलित, वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं। एक शिक्षा, एक पाठ्यक्रम, एक विद्यालय पद्धति असल में लागू करने की आज भी आवश्यकता है। सभी को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाने की आवश्यकता है। संपत्ति का फेर वाटप करो और बाद में आरक्षण हमारा तुम जो है वो बंद करो। हमें जो प्रतिनिधित्व मिला है वो प्रतिनिधित्व में हमको पावर दी जाती है, लेकिन पोजीशन में हमारे फर्क है। हमारे लोगों को पोजीशन मिलती है लेकिन हमें पावर नहीं मिलती है। हम पोजीशन को ही पावर समझने लगे हैं। यहाँ ओबीसी गलती कर रहे हैं। पोजीशन में हम एमएलए, एमपी, मंत्री बन सकते हैं, मात्र निर्णय लेने का अधिकार उसको नहीं है। हमारे नाना पटोले जी ने इसी कारण केवल पोजीशन की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें पावर होना, ये मुद्दा उठाया तो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफा देना पड़ा। हाई कमांड का निर्णय सबको मान्य करना पड़ता है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि 7 अगस्त 1990 में देश में जो मंडल आयोग की सिफारिशें हमारे लोगों देश में लागू हो गई, उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह का योगदान तो है,
लेकिन उससे भी ज़्यादा योगदान जो 66 खासदारों ने शरद यादव के नेतृत्व में, हमारे नेता है शरद यादव जी, लोकतांत्रिक जनता दल के हमारे संरक्षक है, उन्होंने जब समर्थन दिया, वीपी सिंह साहब को बोला कि हम आपके साथ हैं, इसको आप लागू करो, इसको आप इम्प्लीमेंट करो, तो ये मंडल आयोग इम्प्लीमेंट हुआ। मैं आज भी पिछड़े वर्ग के नेताओं की असलियत जो है वो अगर हमने देखी तो हमें ऐसा लगता है कि पिछड़े वर्ग को केवल इस्तेमाल किया जाता है, राजनीति में उनका कोई कद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस्तेमाल करो और फेंको, ये राजनीति हमारे साथ पिछड़ों के साथ की जाती है। गलत धारणा के कारण हम बहुजन उच्च वर्णियों की शिकार बनते हैं और इस्तेमाल होते हैं। जैसे कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन उनसे गलत काम भी करवा के लिया, जैसे मस्जिद गिराकर वहां पर गलत काम किया गया। मध्य प्रदेश में सत्ता लाने के लिए उमा भारती का इस्तेमाल किया गया, लेकिन 1 साल में उसको इस्तीफा देकर शिवराज सिंह को क्षत्रिय उसको वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। गोविंदाचार्य हमारे नेता महाराष्ट्र के गोपीनाथ मुंडे जी, इनको सामने रखा बीजेपी ने और अपनी जो सत्ता है वो सत्ता पाने के लिए मुंडे जी को इस्तेमाल किया। एकनाथ खड़से, अन्ना डांगे, हमारे कितने भी नाम हम यहाँ पर बता सकते हैं ओबीसी नेताओं के, जैसे फरांदे, इनको सबको इस्तेमाल किया गया और उनकी उपयोगिता जब खत्म हो गई तो उनको बाजू कराया गया। गोपीनाथ मुंडे ने ओबीसी जनगणना का जो सवाल लोकसभा में उठाया और सभी ओबीसी एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसद को गोल बंद करके देश में एक भूचाल लाने का प्रयास किया, तो मुंडे को जीवन में खलास कर दिया। कोई देश, क्योंकि जब तक हमारी जनगणना नहीं होगी, 1931 में आखिरी जनगणना ब्रिटिशों ने की थी, उसके तहत हम 52% हैं, 52% हम हैं, तो 52% जो है वो 52% में हमें मंडल आयोग लगाने के लिए जो आधार बना वो 52% ओबीसी का आधार बना और इसीलिए बीपी मंडल के हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि 407 जिलों में से 405 जिले में जाकर उन्होंने असली ओबीसी को ढूंढने का काम किया। काका साहब कालेलकर आयोग ने जो काम किया था वो आधा अधूरा काम था। 2399 जातियां केवल उन्होंने बताई थी, लेकिन बीपी मंडल ने बारीकी से काम करके 3743 जातियां मंडल में समाविष्ट की गई। हमारे महाराष्ट्र में 272 जातियां उसमें समाविष्ट की गई। साली, माली, तेली, कोष्टी, तांबोली, हतार, मन्यार, लोहार, खाटिक, अंजारी, वंजारी, पिंजारी, ऐसे 18 पगड़ जाति महाराष्ट्र में हम जिसे कहते हैं, 12 बलूतेदार जाति हम जिसे कहते हैं, 18 अलूतेदार कारू नारू के साथ महाराष्ट्र में जो जनजातियां भटके विमुक्त बोल के काम करती है, उसमें कैकाड़ी है, पाथरवट है, पारधी है, सभी का नाम उल्लेख यहाँ पर 272 जातियों का करना दर्जी है, यहाँ पर पिंजारी है, ऐसे कई माइक्रो जातियां है, पांगुड़, वासुदेव, तिरुमले, इनके नाम अगर आपने ढूंढने की कोशिश की तो ढूंढने भी वो नहीं मिलते हैं। लमान है, बंजारी है, वंजारी है, ऐसे 18 पगड़ जातियों में जो गांव गाड़ा गांव चलाते थे पहले, इन जातियों का जो काम था वो गांव को संभालने का काम वो करते थे। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि
मंडल आयोग हमारे लिए बहुत ही अहम काम मंडल ने किया है। हमारे लिए मंडल आयोग ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ काम किया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारे सामने देश में बहुजन मूल निवासी की जो संख्या है वो भारी संख्या है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, सिंधु संस्कृति, नाग संस्कृति और बलिराजा की संस्कृति, बलिराजा का संविधान इस देश में कभी लागू हुआ करता था। लेकिन आज हमारे देश में जब शूद्र, अतिशूद्र महिला का मनुस्मृति के संविधान के कारण बहुत ही बड़ा शोषण किया गया, यहाँ मनुवादी व्यवस्था ने इनको गुलामी में जकड़ा दिया। देश ब्रिटिशों के कब्जे में जाने के बाद उन्होंने ये सब देखा। अछूत व्यवस्था के विरोध में और महिला शोषण के विरोध में उन्होंने कानून बनाना शुरू किया, तो ब्रिटिशों को इसका भारी विरोध भी सहना पड़ा। ब्रिटिश भारत में आने से पहले हमारे देश में संविधान नहीं था। ब्रिटिश भारत में आने के बाद हमारे देश में कई नए कायदे कानून ब्रिटिशों ने बनाए, जैसे सतीबंदी का कायदा ब्रिटिशों ने बनाया, जैसे 1850 में डलहौसी ने कास्ट अबॉलिश कानून भी बनाया था। 1856 में विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए, ये कानून भी डलहौसी ने बनाया था। 1882 में जब हंटर कमीशन के सामने ज्योतिबा फुले ने शूद्र अति शूद्र को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए यह मांग राजपुत्र के सामने की, रानी ने उसके बाद महादेश में और महाराष्ट्र में शिक्षा नीति का अपनाने का काम, शिक्षा नीति लगाने का काम उन्होंने यहाँ पर किया। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संवैधानिक अधिकार अगर नहीं दिया होता, तो आज जो हमारी पीढ़ी एजुकेशन में पहली बार आई है वो भी नहीं आ सकती थी। मनुस्मृति हमारा संविधान था और मनुस्मृति ये विषमता का परिचय देने वाला दस्तावेज था। हमारा राजा मनुस्मृति के कार्यकाल में रानी के पेट से जन्म लेता था, लेकिन आज हमारा राजा संविधान के पेट से जन्म लेता है। आज हमारा राजा मतपेटी से, वोट बैंक से बाहर आता है। देश आज़ाद होने के पहले ही ब्रिटिशों ने देश में 1918 में कायदे मंडल का गठन किया और विधायिका का गठन किया। इसका भी हमारे राजाओं ने पुरजोर विरोध किया था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि सम्राट अशोक के बाद, कार्यकाल के बाद 2500 साल में 1918 की विधायिका एक महत्वपूर्ण निर्णय ब्रिटिशों ने किया है। वो काम है विधिमंडल का देश में गठन। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, संविधान बनाने का काम शुरू हुआ। संविधान बाबा साहब ने जब बनाया तो पिछड़ों को उन्होंने 340 कलम अगर नहीं लगाया होता तो हमें ऐसा लगता है कि आज जो हम यहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं 340 कलम से, ओबीसी को उन्होंने एजेंडे पर लाने का काम किया और उसमें लिखा कि जब अगर गिनना है ओबीसी को तो राष्ट्रपति को आयोग नियम आयोग इम्प्लीमेंट करने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपने सही साइन से आयोग गठित कर सकते हैं और इसी के कारण कालेलकर आयोग बना। इसी के कारण एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हमें मिलने के लिए मंडल आयोग बनाया गया। मंडल आयोग बनने के बाद हमारा ओबीसी का जो काम है, ओबीसी का जो ये है इंसानियत हमें मिली और हमारा परिचय यहाँ पर मिलने के लिए हमें काम करना पड़ा। साथियों, 1975 में हमारे देश में आपातकाल लगाया गया
अपोजिशन के लोगों ने जेल गए और जब जेल से बाहर आए तो सभी दलों ने साथ मिलकर कि अगर हम सत्ता में आए 1977 के इलेक्शन का जो हमारा तैयार हुआ था एजेंडा दस्तावेज, तो उनमें ऐसा लिखा गया कि हम मंडल ओबीसी को गिनने के लिए और ओबीसी को एजेंडे पर लाने के लिए आयोग गठित करेंगे। इसी तहत मंडल आयोग गठित हुआ और मंडल आयोग की सिफारिश से मोरारजी देसाई सरकार ने तो गठित किया था, लेकिन 19 महीने में वो सरकार गिर गई। उसके बाद 10 साल वो दस्तावेज वैसे की वैसे पड़ा था, लेकिन जब 1989 को नया परिचय पूरे देश को हुआ, वीपी सिंह साहब ने बगावत की कांग्रेस से, वो बाहर आए बोफर्स तोप सौदे के मामले में, और जब वीपी सिंह साहब बाहर आए तो उन्होंने वहाँ पर मंडल आयोग की सिफारिश से लागू करेंगे ऐसा अपना वचननामे में लिखा। और मंडल आयोग 1 साल 11 महीने के बाद जब मंडल आयोग की घोषणा की, सरकार बीजेपी के समर्थन में चल रही थी। अटल जी, अडवाणी जी, बैनर्जी और जोशी जी, इन्होंने हमारे सरकार का समर्थन वापस लिया। जो ओबीसी ने उनको सत्ता में आज लाया है, वही ओबीसी ने वीपी सिंह साहब के साथ धोखाधड़ी की। ओबीसी जागरूक नहीं है, ओबीसी के नेता भी जागरूक नहीं है, इसी कारण वहाँ पर उनको वीपी सिंह को 1991 का तो उसमें हार मिली। एक सभा में शरद यादव जी ने जो सरकार को समर्थन 66 खासदारों का देकर या एमपी का देकर मंडल आयोग लगाने के लिए वीपी सिंह साहब को मजबूर किया था, वो शरद यादव जी ने एक सभा में ऐसा बोले, वीपी सिंह साहब ने भी ऐसा बोले कि मेरे जनाजे में सारा जहां आया था, मेरे जनाजे में सारा जहां आया था, लेकिन वो नहीं आए थे जिनके लिए मेरा जनाजा निकला था। जिस ओबीसी के लिए मैंने केवल 11 महीने में सत्ता त्याग दी और ऐतिहासिक फैसला मंडल आयोग लगाकर सुनवाया, वो ओबीसी 1991 में मेरे साथ नहीं आया और संविधान की हत्या यहाँ पर हो गई। मैं बताना चाहूँगी पूरे देशवासियों को कि मंडल आयोग लगाने के बाद अडवाणी जी का हाउस में जो भाषण हुआ, सदन में जो भाषण हुआ, तो अडवाणी बोले देश का दूसरा पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया। बाद में अटल जी बोले आपने मंडल लगाया तो हम कमंडल लेकर बाहर निकलेंगे। उन्होंने सोरठी सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली, जिस सोरठी सोमनाथ पे मोहम्मद बिन कासिम ने 17 सवारी किए थे, तो वहाँ से निकाली, गंगा जल गांव-गांव में बिकाया और मंडल आयोग की सिफारिश से जब लागू हो रही थी तो दंगे हो गए। दिल्ली 8 दिन जल रही थी, राजधानी जल रही थी, पूरा देश जल रहा था, पूरे देश में हाहाकार मच गया था, पूरा देश बर्बादी के कतार पे खड़ा हो गया था। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आज हमारे देश में जो बन रहा है, जो हो रहा है, उसके बारे में हमें सतर्क रहना पड़ेगा। भाइयों, मेरी लाइट चली गई है, इसलिए थोड़ा मैं दिख नहीं पा रही हूँ, मैं बाहर जाती हूँ अभी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि नानी पालकीवाला, इन्होंने भी इस मंडल आयोग को विरोध किया। कई दिग्गज नेता बीजेपी के रास्ते पे उतर आए, कई नकली आंदोलन चलाया गया। आज जिस ओबीसी को इस्तेमाल करके देश में अटल जी सत्ता में आए, 13 महीने की सरकार उन्होंने चलाई, उसके बाद 4.5 साल का कार्यकाल भी उन्होंने अपने ही कार्यकाल में पूरा किया। बाद में
अब कांग्रेस के 10 साल के बाद फिर एक बार 2014 में मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया, ओबीसी बोल के, नकली ओबीसी बोल के प्रोजेक्ट किया गया। उनकी कास्ट पहले मंडल आयोग ने जो कास्ट बताई है उसमें नहीं थी। बीपी मंडल ने उनके कास्ट का उल्लेख उसमें नहीं किया था, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ठराव पारित करके अटल जी के कार्यकाल में, मुझे लगता है 1993 में, उन्होंने अपनी कास्ट उसमें डाल दिया। और ये पूरी नागपुर से संघ की पॉलिसी थी कि ओबीसी का चेहरा जब तक हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम जोरदार के साथ सत्ता में बड़ी उपलब्धि के साथ नहीं आ सकते, थंबिंग मेजॉरिटी के साथ नहीं आ सकते। और आज हमारे पीएम साहब मोदी जी ओबीसी का चेहरा बोल के वहाँ पर सत्ता में बैठे हैं, लेकिन पूरे निर्णय वो ओबीसी के खिलाफ ले रहे हैं। हमारे एमपी यूपीएससी के बच्चे दिन रात मेहनत करके उन्होंने परीक्षा पास की है, लेकिन उनको 324 कार्यकर्ता विद्यार्थी जो है ना, उम्मीदवार जो है, उनको वहां से हटाया गया। क्रीमिलियर 6 लाख की मर्यादा से उनका ज़्यादा है उत्पन्न, इसीलिए उनको नहीं बिठाया गया है। उसमें से कई विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है। मैं आपको बताना चाहूँगी साथियों कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण गरीबी हटाओ कार्यक्रम भी नहीं है। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। मंडल के नीचे, ओबीसी आरक्षण के नीचे हमारे देश का संविधान है, और इस संविधान के तहत घटना का कलम 340 के तहत, 341 के तहत एससी एसटी ओबीसी वीजेएनटी एनटी डीएनटी को ये आरक्षण हमें मिला है, और ये कोई हमें भीख नहीं है। लेकिन ओबीसी को इसकी पहचान नहीं है। मैं ओबीसी भाइयों से आह्वान करूंगी, अपील करूंगी कि ओबीसी ने अपना मित्र कौन और शत्रु कौन ये पहचानने की आवश्यकता है। जो मंडल आयोग को समर्थन देता है, ओबीसी आरक्षण को समर्थन देता है, वो हमारा मित्र है। जो विरोध करता है वो हमारा शत्रु है। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को विरोध किया था, और आज भी वो उनकी भूमिका विरोध में है। मैं अपील करना चाहूंगी पिछड़ों को, मैं अपील करना चाहूंगी ओबीसी प्रवर्ग के सभी लोगों को कि मेरे ओबीसी भाइयों, अपना असली शत्रु कौन है ये जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तब तक आपको संधि नहीं मिलने वाली है। आपको पोजीशन तो मिलेगी, लेकिन आपको पावर कभी नहीं मिल सकती। और इसीलिए आज मंडल आयोग को 27% आरक्षण को बड़ा खतरा हमारे केंद्र सरकार के लोगों से पैदा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी, फांसीवाद आज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फासिस्टों का सबसे बड़ा हमला अगर कहाँ पर होता है तो वो शिक्षा पर होता है। मैं आह्वान करूंगी ओबीसी को कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने, रामस्वामी पेरियर ने, बाबा साहेब आम्बेडकर ने, छत्रपति शाहू महाराज ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, वो अधिकार खत्म करने की साजिश यहाँ पर हो रही है। हमारे महाराष्ट्र में 10 विद्यार्थी संख्या से कम विद्यार्थी जिस प्राइमरी स्कूल में है उसको बंद किया जा रहा है। कम से कम देश में 5000 स्कूल बंद करने का काम यहाँ पर हो रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम मैंने अगर यहाँ पर ओबीसी मूवमेंट में नहीं लिया तो हिस्ट्री मुझे माफ़ नहीं कर सकती। लोहिया ने कहा था कि जब जब तुम गरीब के लिए, दबे कुचले के लिए कुछ नया काम करने का काम करेंगे तो आपको विरोध होने ही वाला है, लेकिन ये विरोध सहन करके ही परिवर्तन की लड़ाई लड़ना पड़ती है। परिवर्तन तो चाहिए, लेकिन मीठी बात करके परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन अगर करना है तो उसको चीर फाड़ कर कर ही परिवर्तन करना पड़ेगा, जैसा कि शरद यादव आज कर रहे हैं, जैसा कि हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने काम किया है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एजेंडे में उन्होंने लिखा, 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60।
हमारे जगदेव बाबू बिहार के, इनकी तो हत्या की गई, इनका शव तक बरामद करने का प्रयास किया गया, लेकिन कार्यकर्ता के सतर्कता के कारण ये नहीं हो सका। मैं आपको बताना चाहूँगी, कर्पूरी ठाकुर को हम सैल्यूट करना चाहते हैं। बिहार की भूमि ये लड़ाकू भूमि है। आज भी बिहार के भूमि में जो मंडल आयोग लगाने के बाद अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, उस रथ यात्रा को रोकने का काम लालू प्रसाद उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो लालू प्रसाद ने ये काम किया था। इसीलिए शरद यादव, लालू प्रसाद यादव ये हमारे जननायक है। ये जननायक ने हमें मंडल आयोग जैसा तोहफा ओबीसी को दिया है। और इसीलिए मैं भाइयों आपको नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि फैसिस्टों के विरोध में डट के खड़े रहना, इतना ही नहीं, शिक्षा का हमला हम सहन नहीं करेंगे। आज जो शिक्षा नीति बर्बाद करने का काम चल रहा है, प्राइवेटलाइजेशन एजुकेशन में लाया गया है। लोहिया की मांग थी, किसान का बेटा हो या धनवान, शिक्षा होगी एक समान। और डॉक्टर चौधरी चरण सिंह कहते थे कि किसान की एक नजर हल पे होना चाहिए और दूसरी नजर संसद पे होना चाहिए। संसद पे इसलिए नजर होनी चाहिए कि संसद पे इसलिए होनी चाहिए नजर कि संसद में तुम्हारे बाजू के या विरोध के कायदे बनते हैं, कानून बनते हैं, और इसीलिए अपने विचार के लोग संसद में जाना चाहिए। ये हमारा मकसद होना चाहिए। मैं आपको यहाँ सतर्क करना चाहती हूँ, मैं चेतावनी देना चाहती हूँ मंडल के विरोधकों, ओबीसी विरोधकों को कि साथियों, जो जो ओबीसी को विरोध करेगा उसका खात्मा होने वाला है, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो और कोई भी हो। अगर संरक्षण नहीं मिल सकता मोदी जी से आरक्षण को, आज आरक्षण को संरक्षण की जरूरत है। ये संरक्षण की जरूरत अगर हमको नहीं मिल सकती तो हमारे ओबीसी का नकली चेहरा पहनकर जो हमारे मुखिया पीएम साहब बैठे, हमारे राष्ट्रपति एससी कोटे से, पिछड़े के कोटे से राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन उनकी क्या हाल है, उनकी क्या अहमियत है। राष्ट्रपति जैसा इतना बड़ा नेता मजबूर होकर हाथ जोड़कर खड़ा होता है। ये असल में बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक बात है। और साथियों, मैं इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1000 साल बकरी होकर जिंदा रहने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी ओबीसी जियो, तो ही अपने सवाल हल होने वाले हैं। शिक्षा में जो प्राइवेटाइजेशन आया उसको विरोध करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ये कहता है यू मस्ट पे फॉर योर एजुकेशन। अगर पढ़ना है तो पैसा गिनना ही पड़ेगा। तो पैसा कहाँ से लाएंगे? गरीब पैसा कहाँ से लाएंगे? और बड़े बड़े स्कूलों में वो कहाँ से पढ़ेंगे? ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है। और इसीलिए ओबीसी महिला की स्थिति भी बहुत बदतर है। लड़के को पढ़ाते हैं बाप, लेकिन महिला को नहीं पढ़ाते हैं। और इसीलिए ओबीसी के आरक्षण को जिसने जिसने विरोध किया है, मैं महिला को भी अपील करना चाहती हूँ कि आपके घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो बच्चों के हाथ में त्रिशूल के बजाय आपने देश का संविधान देना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें इंसान बनाता है। हमारा संविधान हमें इंसान बनाने में बहुत मदद करता है। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि भाइयों, मैं पिछड़ा शोषित संगठन के हमारे सभी माचनवार साहब है, हमारे ढाकुलकर साहब है, रामचंद्र जी है, हमारे ज्ञानेश गोबरे है, हमारे विलास जी काले है, मायाताई गोबरे है और सुनीता काले है। रात दिन हमारी ताइवाड़े प्राचार्य प्रिंसिपल है, हमारे चंद्रशेखर जी है, और चंद्रपुर के हमारे चंद्रशेखर ही उनका नाम है, वो भी है। ये सभी लोग एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नाना पटोले जी ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ में हाथ डालकर हमें
एकत्र होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर ही इसका मुकाबला हमें करना पड़ेगा। मैं एक बार सभी ओबीसी को कहना चाहूँगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ओबीसी ने अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए और मरी हुई दबी हुई मानसिकता फेंक कर एक लड़वैया सिपाही की तरह ओबीसी की लड़ाई हमने लड़नी चाहिए। हमें आरक्षण खासगी उद्योग धंधों में भी मिलना चाहिए। हमारे उद्योग धंधे करने वाले लोग इसको विरोध करते हैं। राहुल बजाज ने बोला, अगर आप आरक्षण को समर्थन देंगे तो मैं देश छोड़कर चला जाएगा। अरे बजाज, 10 बार देश छोड़कर जा, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश पिछड़ों का है, ये देश मूल निवासियों का है, ये देश एससी का है, ये देश सभी हमारे दबे कुचले वंचित उपेक्षित लोगों का है। और हमारे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में संवैधानिक अधिकार देकर हमें मजबूत बनाया है, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। हमें संविधान बचाने की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। संविधान पे आज खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश में जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं वो संविधान के बारे में गलत सलत बातें करते हैं। सुदर्शन जी जो संघ के प्रमुख थे, उन्होंने एक बार बोला था, मुझे याद है, कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी स्क्रैप्ड, इसे भंगार में डालो। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा, कर्नाटक के आज वो केंद्र में मंत्री है, उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने के लिए ही हमको यहाँ भेजा है, सत्ता में हमें बिठाया है। हमारे साधु, हमारे संत, हमारे बैरागी, हमारे योगी, हमारे भोगी, ये सब आरक्षण को खत्म करने पे तुले हैं, लेकिन जिसके कारण उनको ये संधि मिली है इसका उनको ध्यान नहीं है। मैं सभी को अपील करना चाहती हूँ कि साथियों, ये आप गलत काम कर रहे हो और अगर संविधान कोई हमको, अगर हमारे संविधान को बाबा साहब के कोई हाथ लगाएगा तो पूरे ओबीसी एससी एसटी गोल बंद होकर हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जंतर मंतर पे संविधान तुम जलाते हो, अरे शर्म करो। देश के केंद्र में सत्ता में बैठने वाले लोगों, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, मेरा मुंह खराब नहीं करूंगी, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि शर्म करो कुछ। जंतर मंतर पे जिस संविधान की शपथ लेकर आप सदन में बैठे हैं, आप जब सदन में जा रहे थे तो मत्था टेक कर आगे बढ़े थे और बहुत रोए थे कि बाबा साहब के संविधान के कारण हम यहाँ पर बैठे हैं। बेचारे वो हमारी सुषमा दीदी मर गई, मैं उनके मरे हुए लोगों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अमेरिका का या दूसरे देश का कोई मुखिया इस देश में आता है तो हमारी दीदी कैसी क्या भटक गई। वो तो सोशलिस्ट थी असल में, लेकिन बदल गई बेचारी। और उसने मुझे याद है कहा कि उन्होंने उनको भगवत गीता भेंट दी। भगवत गीता के बजाय संविधान अगर भेंट देती थी, क्योंकि नेल्सन मंडेला जिस बार इस देश में आए थे तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि भारत से एक ही बात ले जाने के लायक है और वो है भारत का संविधान। भारत में जो मैंडेटरी सुविधाएं की है, बाबा साहब ने मूलभूत अधिकार दिया है हमें, वो यहाँ के पिछड़ों को तारने वाला है, पोसने वाला है। तो इतना बड़ा हमारा संविधान, पूरे विश्व में ये संविधान मान्यता प्राप्त संविधान है। मैं बताना चाहूंगी मंडल विरोधकों को और ओबीसी विरोधकों को और संविधान के विरोधकों को कि संविधान को विरोध करने वालों, संविधान हमारा विश्व का संविधान देखो, इटली का संविधान रोम के पोप को अर्पित किया है, इंग्लैंड का संविधान वहां के रानी को अर्पण किया है, और कई के देशों ने राजा को, प्रेषित को, पैगंबर को अर्पित किया है। हमारे देश का एकमेव संविधान है जो जनता को अर्पित किया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और स्वतः प्रथ लास्ट
भाषा जो है संविधान की स्वतः प्रत अर्पित करते आपको जिम्मेदार पकड़ा है। इतना जबरदस्त संविधान विश्व में दूसरा कौन सा भी नहीं है। नॉलेज ऑफ सिंबल जिसको कहते हैं देश पूरे विश्व में, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस संविधान को बनाया है। तो ये संविधान हमारी शान बान आन है। इसको जिंदा रखने के लिए हमको चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ी तो हम वो कुर्बानियां देंगे। इतना कहते हुए जय विज्ञान जय संविधान बोलकर मैं मेरा यहाँ पर समाप्त करती हूँ। जय भीम जय भारत। हाँ किती वाजले? जाऊ दे मरू दे।